आपने जो लेख लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, परसों का लेख है, जिसमें बीच में एक पैराग्राफ में है, इलेक्शंस आर पॉइंटलेस। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं जब आप कहते हैं इलेक्शंस आर पॉइंटलेस, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। और हिंदी में जो एक लेख है उसमें आपने लिखा है कि सामान्य लोकतंत्र या कमी बेशी वाला लोकतंत्र भी इसे नहीं कहा जा सकता। मतलब आपको इंडिया में क्या डेमोक्रेसी पूरी तरह से चरमराती हुई दिख रही है, और इतने आप हताश हैं कि कह रहे हैं इलेक्शंस आर पॉइंटलेस, नहीं इलेक्शन नहीं, की जरूरत। मैं वहाँ तो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। इलेक्शंस बिल्कुल पॉइंटलेस हो गए हैं, ये बात सच नहीं है ना। वहाँ तो मैं कह रहा हूँ कि अब ऐसे लोगों को लगना महसूस शुरू हुआ है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो चुनाव बायकॉट की नौबत आ गई है। मेरा उस पर कहना ये, और ऐसा बहुत लोगों ने कहा है, बहुत दोस्तों ने कहा है, मैं उनकी बात का सम्मान भी करता हूँ, और उनकी हताशा को मैं समझ रहा हूँ, उनकी खींच समझ रहा हूँ, उनकी फ्रस्ट्रेशन में देख रहा हूँ। लेकिन मैं उन्हें ये कहूँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि देखिए, आज भारत का ये कोई सामान्य लोकतंत्र बचा नहीं है। ये जो है कि सामान्य लोकतंत्र है, चुनाव हो रहे हैं, एक पार्टी आई दूसरी पार्टी आई, वो स्थिति नहीं है। इस वक्त भारत को, जो टेक्निकली पॉलिटिकल साइंस में हम कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियनिज्म कहते हैं, यानी कि ऐसी व्यवस्था जो तानाशाही तो है, लेकिन तानाशाह को अपनी लोकप्रियता को साबित करना नियमित रूप से जरूरी है। 21वीं सदी की तानाशाही वही है। 21वीं सदी के अंदर वो 20th सेंचुरी वाला मामला खत्म हो गया, मार्शल लॉ, सेंसरशिप। अब ये कोई बेवकूफ़ ये काम नहीं करता, अब तो स्मार्ट तरीके से सब काम होते हैं। तो ऐसे में चुनाव करवाना और लोकप्रियता दिखाना अनिवार्य है। उस मजबूरी के चलते इस वक्त चुनाव किए जा रहे हैं, और ये जितने भी चुनाव हो रहे हैं, ये मूलतः कम से कम बीजेपी की दृष्टि में ये लोकप्रियता साबित करने का एक तरीका है, जिससे ये हो सके कि हाँ, बाकी हम सारा कुछ डिक्टेटरशिप का काम करेंगे, लेकिन चुनाव में हम साबित कर देंगे जनता हमारे साथ है, जनता जनार्दन का विश्वास हमें हासिल है, इत्यादि ये बात करते रहेंगे। और ये करने के लिए जितना न्यूनतम चुनाव में फेयरनेस की ज़रूरत है, उतनी न्यूनतम ही की जाएगी, उससे अधिक बिल्कुल नहीं की जाएगी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव एक तरफा हो रहे हैं। चुनाव आयोग जिस तरह के काम कर रहा है, अंपायर काहे को बचा, अब तो प्लेयर है ये तो चुनाव आयोग। इस सब के बावजूद चूंकि ये कंपल्शन है कि दिखाना है कि जनता हमारे साथ है, इसलिए इतना तो आपको छोड़ना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हम ठीक से इलेक्शन करवा रहे हैं। इसके बीच में एक गुंजाइश है। तो इससे पहले कि हम कहें कि अब कोई गुंजाइश नहीं बची, हमें दो चीज़ों का उत्तर ढूंढना होगा। पहला ये कि क्या ऑपोजिशन जो कुछ कर सकता था वो कर चुका है। हमने जो अब तक बात की है उसमें स्पष्ट है कि नहीं, अभी बहुत कुछ है जो किया जा सकता है, जो ऑपोजिशन नहीं किया है। और उससे पहले कह देना कि बस भाई अब और कुछ नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं अपनी कमी को ढकने की भी कोशिश है। और दूसरा सवाल जो बहुत संवेदनशील सवाल है वो ये कि क्या हम आश्वस्त हैं कि जनता ने तो वोट कहीं और दिया था, इलेक्शन का रिजल्ट कुछ और दिखा रहा है, जिससे हमारी बात शुरू हुई नहीं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये बात मुझे आज भी लगती है कि नहीं यार, कुछ तो स्टीरॉयड लगाया है, कुछ तो इसमें है, पैडिंग है, जो मतलब एक्सप्लेन नहीं हो रही है। लेकिन कुल मिला के इधर झुका था कि इधर झुका था, झुका तो था। मतलब ये यूं था या मतलब यूं था। जीतते ऐसे भी, चाहे 140-50 से जीतते, 200 पार कर गए तो कोई संदेह है। जी जी बिल्कुल। तो और अगर नजदीक का इलेक्शन होता जैसा कि हरियाणा में हुआ था, तो वहां तो इधर का उधर भी हो सकता है इसके अंदर। तो ये तो इसलिए मैं कह रहा हूं, बिहार चुनाव से केवल ये निष्कर्ष निकाल लेना कि भाई मामला यूं था और चुनाव आयोग ने कुछ ऐसा किया कि पलट गया, शायद ये सही नहीं है। अभी जल्दबाजी है, और खास तौर और पे ये मानकर आप अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालना या कमजोरी को न स्वीकार करना भी है। दोनों तरह की कमजोरी, विपक्षी दलों की कमजोरी और मेरी आपकी भी। तो इस देश के लोकतंत्र को बचाना और देश को बचाना। मेरी क्यों कमजोरी सर, मैं रिपोर्टर हूं, मैंने रिपोर्ट किया। मैं क्या एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं थोड़ा सा क्या इस देश के हर रिपोर्टर ने वो काम किया जो आपने किया? अब आप अगर क्या इस देश के सारे मीडिया ने वो काम किया जो उसे करना चाहिए था? क्या इस देश के हर वकील ने वो काम किया? क्या इस देश के हर अध्यापक ने वो काम किया? क्या इस देश के हर साधारण व्यक्ति ने, जो शाम को आधा घंटा बैठ के व्हाट्सएप के ऊपर अपने कॉलेज के पुराने ग्रुप में गपशप करता है, क्या उसने पलट के कहा कि यार ऐसी झूठ तो मत परसो, क्या कर रहे हो तुम लोग? तो हम कहीं ना कहीं अपना पाप भी ढक रहे हैं, अपनी अकर्मण्यता और जो राजनीतिक दलों की कमजोरी है,
विपक्ष के राजनीतिक दलों की कमजोरी को ढकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देश के जन आंदोलनों की जो कमजोरी है, जो काम बीजेपी के लिए आरएसएस करती है, वो काम विपक्ष के लिए जन आंदोलनों को करना पड़ेगा ना। उसकी कमजोरी को नहीं ढकना चाहिए। और इस देश के आम नागरिक की कमजोरी के चलते जो ये सब हो रहा है उसे भी नहीं ढकना चाहिए। तो मैं समझता हूँ, हमने बातचीत निराशा के कर्तव्य से शुरू की थी, तो हर निराशा के नीचे एक कर्तव्य होता है। ये क्यों नहीं हुआ के पीछे है मैंने ये क्यों नहीं किया। मैं समझता हूँ कि अभी हम बजाय इसके कि हम इस निष्कर्ष पे तुरंत पहुंच जाएं, नहीं अब तो चुनाव का बायकॉट करने का वक्त आ गया और बायकॉट भी तुम करो, मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम जाके बायकॉट करो, मैं तब भी कुछ नहीं करूंगा, ये नहीं है ठीक। तो आप बायकॉट के पक्ष में हैं कि चुनाव का बायकॉट होना चाहिए? मैं बहुत सारे लोग ये थ्योरी देने लगते हैं। मैं समझता हूं अभी हम इस बिंदु पे नहीं पहुंचे हैं। मैं मानता हूं कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो हो सकता है, मेरी आशंका है, मेरा डर है और मेरी कामना रहती है कि वो दिन ना आए कि कभी ये स्थिति आ सकती है। जिस तरह से चुनाव आयोग बिल्कुल एक खिलाड़ी बन गया है और जिस तरह से बेशर्मी से काम हो रहे हैं, आप मुझे बताएं तो मेरी सच में सबसे बड़ी चिंता इस वक्त पश्चिम बंगाल की है। उसी पर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अगले 2-3 महीने क्या खेल होगा, मैं तो सिहर जाता हूं सोच के कि क्या कुछ हो सकता है। तो अगर आपको परीक्षा लेनी है कि क्या अब इस देश में ईमानदारी का चुनाव संभव है या नहीं है, उसकी परीक्षा आप बंगाल में लीजिए। बिहार उसकी सबसे अच्छी परीक्षा नहीं थी। अगर आपको उस प्रमाण का इंतजार है कि लोगों ने वोट तो इस तरफ दिया, चुनाव का परिणाम कुछ और आ गया, उसके लिए बिहार सबसे अच्छा प्रमाण नहीं था। हरियाणा उसका कहीं बेहतर था उदाहरण, हो सकता है महाराष्ट्र रहा हो, मुझे तो उससे पहले मध्य प्रदेश भी लगा था कि कुछ हुआ था। बिहार उसका सबसे अच्छा उदाहरण नहीं है। और यूं भी अंततः देखिए, चुनाव बायकॉट जैसे बहुत बड़े संगीन निर्णय की महत्ता और उसका वजन इस बात में है कि जनता इस बात को जन भागीदारी से बायकॉट होगा। आपकी बायकॉट से नहीं माने। अब पता चला कि 50% वोट मिल रहा है, उनको 70% मिल गया कि तो बायकॉट कर रहे हैं, घर में बैठ रहे हैं, हम वोट देना है हमको। जिस दिन आपने बायकॉट किया, पहला अरे हार रहे थे इसलिए हार गए चुनाव, उस दिन जो दर्शक मैदान में बैठा है वो क्या कहेगा कि नहीं तुम गड़बड़ कर रहे थे, बेचारा कैसे खेल सकता था, इसलिए हम वोट देंगे ना। हाँ, तो दर्शक क्या कहता है उस पर निर्भर करता है। दर्शक ये कह सकता है कि भाई देखा भाग गए, हारने वाले थे, देखो हम जाके वोट देंगे। या दर्शक कह सकता है कि नहीं तुमने क्या स्थिति कर दी है, तो कोई मैच ही नहीं था, ये तो झूठ था मैच, इस ऐसे मैच में जाने का क्या मतलब जन भागीदारी ही तय करेगी, आप नहीं तय कर सकते। एग्जैक्टली। तो इसलिए केवल तकनीकी प्रमाण पर्याप्त नहीं है। मैं और आप कन्विंस हो जाए ये पर्याप्त नहीं है। क्या इस देश की जनता कन्विंस है? वोट चोरी के अभियान के बारे में आज सब लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेरे ख्याल से इस वोट चोरी के अभियान ने पहली बार इस देश के एक बहुत बड़े तबके में उस सवाल को खड़ा किया है जो सवाल वो पहले पूछने को तैयार नहीं था। अभी जवाब नहीं मिला है और आश्वस्त होते लोगों को समय भी लगता है। लोग 50 सवाल पूछने के बाद लोग अपनी इंडिपेंडेंट एविडेंस भी देखते हैं, लेकिन जनमानस इसके लिए तैयार हो उससे पहले उछल के वोट चोरी या उससे पहले उछल के वोट बायकॉट की बात करना जो रही सही लोकतांत्रिक संभावना है उसको खत्म कर सकता है। अच्छा, वक्त कम है, रोशनी जा रही है, 2-3 सवाल जल्दी चाहूंगा। एक तो ये कि क्या ऐसी स्थिति देश में आ गई है कि ठीक है बीजेपी को झटका लगा, लोकसभा चुनाव में 240 सीटें मिली, लेकिन उसके बाद से जो चुनाव हुए विधानसभा में महाराष्ट्र से लेकर अभी बिहार तक बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली, कह सकते हैं अप्रत्याशित भी। तो क्या मोदी के सामने कोई ऐसा चेहरा नहीं बन पा रहा है और राहुल की वो स्वीकार्यता मोदी के सामने नहीं हो पा रही है इतने लंबे संघर्ष और इतने सालों के बाद, और इसलिए आगे भी दिखता है कि क्या होने वाला है? लोकसभा चुनाव को मोदी जी पर वर्डिक्ट माना जाए वो समझ आता है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव को और बिहार के चुनाव को खासतौर पे मोदी जी पे वर्डिक्ट माना जाए मुझे तो कोई कारण नजर नहीं आता। नीतीश कुमार बोलते कम हैं,
लेकिन अगर वो छाती ठोक के कहते कि मेरी विजय है तो उसमें तो कहीं दम होता। तो इसे केवल मोदी जी की विजय मान लेना मैं तो नहीं मानता, और मैं ये भी नहीं मानता कि बीजेपी लगातार विजय के पथ पर अग्रसर है। हाँ, ये बात जरूर है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जो झटका लगा, क्योंकि वो पलट गया था खेल, वो बड़ा झटका था। बिहार का झटका अभी भी कम है, चर्चा उस पर ज़्यादा हो रही है क्योंकि वो पलटा नहीं है। जो 8% था वो 9% का फासला हो गया है। बिहार और महाराष्ट्र में बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो हुआ वो तो बहुत ही बड़ी उतना सरलीकरण भी करना शायद ठीक नहीं हुआ। 8-9% कर रहे हैं, लेकिन 2010 की स्थिति लगभग हो गई, 25 पर आरजेडी आ गई। तब 5 साल का नीतीश का राज था और 15 साल का बैगेज था, तुरंत का मेमोरी थी तुरंत की 2005 के पहले की। अब हो गया 20 साल और वोटर इतने हो गए, 20, 22, 23 साल के वोटर जिनके पास कोई मेमोरी नहीं है 5 के पहले की। तो अब 20 साल के शासन के बाद कोई एंटी इनकम्बेंसी ना होना और 2005 जैसे रिजल्ट हो जाना, विपक्ष शायद वो पुरानी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के कारण मेरे मन में केवल वोट ही टिकता है, सीट टिकती नहीं है। सीट की बात भी कर रहा हूं तो सीट, क्योंकि एक सामान्यतः हम देखते हैं तो सीट देखते हैं और उसका झटका बहुत बड़ा है। फिर भी मैं कहूँगा जो हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ था वो लोकसभा के वर्डिक्ट को पलट दिया गया था, और उसके माध्यम से बीजेपी ने जो 2024 का झटका था उस झटके को लगभग न्यूट्रलाइज कर निकल गए, उस झटके से निकल गए, क्योंकि उनका इकबाल खत्म हो गया था मोदी जी का, है ना। तो बीजेपी ने उसको न्यूट्रलाइज कर लिया है। पूरे देश के लिए अगर सबक मिलेगा, अगर हमें ये देखना है कि भाई क्या इस देश में अब ईमानदार चुनाव संभव हैं, तो मैं आप सबको कहूँगा बंगाल का चुनाव ध्यान से देखिए, आखिर तक क्या होता है उसे देखिए। और दूसरा, अगर प्रश्न ये है कि देश का मूड क्या है, तो आपको इन चारों से पता नहीं लगेगा। तो बंगाल का क्या अंदेशा है बंगाल को लेकर आपको? अंदेशा ये है, देखिए पिछली बार भी बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस को इस्तेमाल किया गया था। बंगाल में मेरे 3-4 अंदेशे हैं। नंबर 1, SIR का सारा खेल बंगाल के लिए किया गया। बिहार उसका प्रिंसिपल टारगेट था नहीं, बिहार तो ट्रायल रन था। बंगाल में बड़े पैमाने पर TMC के वोट काटने की तैयारी है, और क्योंकि TMC के वोटर का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा मुसलमान है और चूंकि ये बॉर्डर का इलाका है, उसका फ़ायदा उठाकर उसे काटने की तैयारी है। क्योंकि खेल सारा वही है। आपने विचित्र चीज़ देखी होगी, असम का ऑर्डर कल आया है। असम में आपने नोटिस किया कि असम में लोगों से कहा गया आपको एन्यूमरेशन फॉर्म देने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। इस देश का एकमात्र राज्य जहां नागरिकता का सवाल सचमुच एक सवाल है, वहां नागरिकता की जांच नहीं हो रही है, बाकी सब जगह हो रही है। बंगाल में पहली मेरी अंदेशा है कि ये होगा। दूसरा मेरा अंदेशा ये है कि सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा बीजेपी के वोटर को आश्वस्त करने के लिए और TMC के वोटर को दबाने के लिए। तीसरा मेरा अंदेशा ये है कि वहाँ वोटिंग और काउंटिंग में भी हेराफेरी की कोशिश की जाएगी। अब जैसे SIR पर, जब बंगाल में चूंकि SIR पर बहुत बवाल मचा है, खुदकुशी की खबरें आ रही है BLO पर, लेकिन एक पहलू तो ये भी होगा कि बंगाल चूंकि सीमावर्ती है, बांग्लादेश से सटा हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 10 साल, 20 साल, 15 साल पहले बांग्लादेश से आ गए होंगे और वहाँ रहते होंगे। ये फैक्ट है। इसको फैक्ट को ना माने तो शायद फैक्ट से, तथ्य से मुंह चुराना, नजर चुराना होगा। तो अगर वैसे लोग, जैसे वहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो 10-15 साल के भीतर आए, आधार तो उनके पास है लेकिन उनके पास जो ऑथेंटिकेट करने वाला डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो नहीं है, और वो डर से भाग रहे हैं कि हम पकड़े जाएंगे या हम एक्सपोज हो जाएंगे, जेल में चले जाएंगे। तो अगर उनकी छटनी होती है, जो 10 साल 5 साल के भीतर आ गए, 15 साल पहले आ गए, तो क्या गलत है? होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ असम में भी होनी चाहिए। असम में क्यों नहीं हो रहा? 1 मिनट के लिए असम के फैक्ट में आपको रोकता हूँ, क्योंकि असम में वो छटनी हो चुकी है। असम में NRC हो चुका है, और उसका परिणाम क्या है? 19 लाख लोग असम में ऐसे पाए गए हैं जो विदेशी हैं। अब ये देखता हुआ कोई दर्शक उछल के कहेगा निकालो निकालो निकालो। उन 19 लाख में से कितने हिंदू हैं और कितने मुसलमान हैं? 12 लाख हिंदू हैं, 7 लाख मुसलमान हैं। इसलिए असम में इसीलिए ठंडे बस्ते में चला नहीं किया जा रहा है। इसलिए देश का एकमात्र राज्य जहां NRC हुआ है वहां नहीं किया जा रहा है। कीजिए ना, आप क्यों नहीं करते हैं? आप असम में तो करके देख लिया, आंकड़े सारे आ गए, दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने हो गया, कर लीजिए, अब हिम्मत है। क्योंकि बीजेपी असम में बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदू की पार्टी रही है।
वो उसका कोर वोटर है, जिसको आज घुसपैठिया बोलते हैं, उसका कोर वोटर है बीजेपी का। यही बात हो सकता है बंगाल के बारे में हो। आप जिस देश के हर, खास तौर पे बांग्लादेश के पूरे बॉर्डर इलाके में एक जमाने में बांग्लादेश से लोग आए थे, बसे थे, अवैध आप्रवासी हैं, वो एक रियल इशू है, उसको एड्रेस करना चाहिए। उनकी शिनाख्त करके वोटर लिस्ट से बाहर करने का काम होना चाहिए। अगर पहले नहीं किया, आप आज कर सकते हैं, कीजिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से कीजिए। उसमें धर्म का भेदभाव मत कीजिए। बीजेपी जो एनआरसी करवाना चाहती थी आसाम में, ऐसा एनआरसी करवाना चाहती थी कि सारे अवैध विदेशी मुसलमान तो पकड़े जाएं, लेकिन अवैध विदेशी हिंदू ना पकड़े जाएं। ये कैसे हो सकता है? आप कीजिए, बिल्कुल, कोई इसमें क्या बुरी बात है। अब चुनाव है, जो अगर तुरंत देखें तो बंगाल में अभी चुनाव है मार्च में, फिर असम में, तमिलनाडु, केरला, और उसके बाद आगे चले जाएंगे तो 2027 की शुरुआत में सबसे बड़े प्रदेश यूपी में, फिर पंजाब में, उत्तराखंड। तो लगातार अगर देखें तो 1.5 साल में 6 या 7 राज्यों में चुनाव है, 7 राज्यों में शायद। तो इसमें क्या कोई अंदेशा देखते हैं SIR में? इसमें भी बिहार में तो कुछ ऐसा हासिल जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, आधार के बाद नहीं हुआ। बंगाल में मुझे अंदेशा है, तमिलनाडु, केरला में बात बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन गड़बड़ बहुत कम होगी, क्योंकि वहाँ सरकारें हैं। और देखिए, वहाँ व्यवस्था है, सरकार किसी की भी हो, मशीनरी तो वही है ना। उन राज्यों में वैसे भी नीचे तक कैडर है पार्टियों का, वहाँ कुछ होगा नहीं। मेरी ज़्यादा चिंता, और आसाम में तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि वहाँ एनआरसी हो चुका है और वहाँ तो SIR अब नाम के वास्ते कुछ हो रहा है। मेरी चिंता उत्तर प्रदेश को लेके है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पास वो मैकेनिज्म नहीं है कि वो बूथ बूथ स्तर पे जाके इस गड़बड़ी को पकड़ सके। और मेरा अंदेशा ये है कि उत्तर प्रदेश में फिर एक बड़े पैमाने पर नाम काटे जाएंगे। चलिए, तो इस बातचीत को, मेरे ख्याल से बहुत लंबी बातचीत हुई, और बहुत सारी बातें जो आपने राष्ट्रवाद को लेकर कही, वो अभी भी मुझे लगता है कंक्लूजन की दिशा में, शायद आप भी अभी थिंकिंग प्रोसेस में है कि हो कैसे। आपने एक आइडिया जरूर दिया, लेकिन उस आइडिया को ऑपरेशनलाइज कैसे किया जाए, एग्जीक्यूट कैसे करें, ऑपरेशनलाइज कैसे करें, शायद इस पर आपको भी बहुत सोचने की जरूरत है। क्योंकि उस पर मैं बात करता जाऊंगा तो मतलब वो खत्म ही नहीं होगा। 2-3 घंटे मेरे लगातार सवाल उस पर होते जाएंगे। तो इसलिए इस बातचीत को खत्म करने से पहले नट सेल में कि आज की जो स्थिति है, संक्षिप्त जवाब, आज की स्थिति है उसमें क्या चुनाव आयोग की मशीनरी, योगी और माफ करें मोदी और शाह की सत्ता, सारी एजेंसियां, अकूत पैसा, इन सब के बीच होपलेस हो जाए अपोजिशन, या क्या करे अपोजिशन उस वैचारिक लड़ाई के अलावा? क्योंकि चुनाव, जैसे आपने कहा ना, वो वैचारिक धरातल तैयार करना दशकों का काम है। चुनाव अभी 6 महीने बाद है, जो बीच में मैंने कहा, क्या करे अपोजिशन जिससे लगे कि मुकाबला कर पा रहा? क्योंकि मैंने अपने वीडियो में कहा कि ये सब चीज आपके पास नहीं है, नहीं आ सकता। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग वहीं रहेगा, उन्हीं के पास है। तो फिर जनता है अंततः, ये बात फिर हो सकता है अमूर्त लगे। देखिए, रिपब्लिक को बचाने का काम ना तो पार्टियां कर सकती हैं अकेली, ना जुडिशरी करती है, ना कोर्ट, ये सब ब्यूरोक्रेसी, इंस्टीट्यूशंस वगैरह नहीं करती। रिपब्लिक को बचाने का काम पब्लिक करती है। और एक चीज़ मैंने कई सालों के जन आंदोलन के अनुभव से सीखी है, जिसके ज़रिए वो तगमा भी हासिल किया है आंदोलन जीवी होने का, कि आप किसी चीज़ पे लगे रहिए। आप दीवार आपके सामने, आप लात मार रहे हैं, घूंसा मार रहे हैं, आखिर में तंग आके अपना सर उस पर मार रहे हैं, और जहाँ आप मार रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, और आप खड़े होते हैं और सोचते हैं कुछ होगा क्या, और तब किसी दूसरे कोने से एक ईंट गिर जाती है, वो ईंट गिरेगी। रसरी आवत जात ते जरमती होत सुजान, तो ये भी कहा गया ना, बिल्कुल, बार बार रस्सी के घिसने से वहाँ होता है। और जब आपको, बस सवाल है कि जब वो ईंट गिरेगी तब तक आप खड़े हुए हैं या कि आप बैठ गए हैं। बैठना नहीं है, ईंट गिरेगी। इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी में सोचा था कि कुछ नहीं हो पाएगा, जनता खड़ी हुई थी। इस देश की जनता जानते हुए लोकतंत्र को खत्म होने नहीं देगी। अनजाने में हुआ है, हो रहा है, लेकिन इस देश की जनता खड़ी होगी। जब देश की जनता खड़ी हो तब हम आप भी खड़े दिखाई दें, उसके लिए हमें खड़ा रहना है, और निराशा का यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी। बहुत लंबी बात हुई, लेकिन
जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि मैं चाहूँगा कि कुछ दिन बाद फिर से बात करें, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे जहन में अभी भी हैं जो कौंध रहे हैं। जो एक आइडिया योगेंद्र जी ने दिया, वैचारिक धरातल पर काम करने का आइडिया विपक्षी दलों का, जो एक लंबा संघर्ष है, और वो साल 2 साल 4 साल का नहीं, दशकों का है। लेकिन क्या कभी वो वक्त आएगा कि वो वैकल्पिक विचारधारा, या वो विचारधारा जो बीजेपी की विचारधारा को काउंटर कर सके, या वो नैरेटिव जो नैरेटिव बीजेपी के नैरेटिव की काट के तौर पर इस देश में विकसित हो सके? क्या वो दिन आएगा, कब आएगा? क्योंकि पार्टियां बिखरी हुई है अलग अलग राज्यों में, सबके विचार अलग हैं, सबका एजेंडा अलग है, सबका गोल कई बार बहुत शॉर्टकट तरीके से सत्ता हासिल करना या किसी को अपदस्थ करना है। इसलिए बहुत मुश्किल और गंभीर सवाल है जो योगेंद्र जी ने खड़े किए। फिलहाल इस बातचीत के लिए, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। थैंक यू।